डियर स्टूडेंट, हम आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर स्प्लाइटिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में। देखिए, हमने कल जो है बच्चों अष्टफल की संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन और विभाजन से बने T2G व EG सेट की कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा था, जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड से प्रभावित होता था। अब हम उसी क्रम में आगे जो है हम यहाँ पर जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल लेंगे और उन कॉम्प्लेक्सों की जो है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा के मानों की गणना करेंगे। देखिए, अष्टफल की संकुलों के लिए जो क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा की जो गणना है वो हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार के संकुल लेंगे, जिनमें धातु या धातु आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, D5 है, D6 है, D7 है, D8 है, D9 है और D10 है। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब जो D कक्षक है वो 3D भी हो सकती है, 4D भी हो सकती है और 5D भी हो सकती है। और इन धातु या धातु आयनों के साथ में जो ये विन्यास D1 से लेकर के D10 रखते हैं, प्रबल और दुर्बल स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड जोड़ेंगे और उनकी CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के मानों की गणना करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम वो अष्टफल के संकुल ले रहे हैं जिनका विन्यास D1, D2 और D3, D8, D9 व D10 विन्यास है। इनकी हम CFSE के मान की गणना करेंगे। देखिए, जो वे अष्टफल के संकुल जिनमें D1, D2, D3, D8, D9 व D10 विन्यास होता है, उनकी CFSE के मानों की गणना में दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप बड़े ध्यान से रखना। पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका वो ये है कि D1, D2, D3, D8, D9 व D10 अष्टफल के संकुलों का विन्यास लिगेंड क्षेत्र के सामर्थ्य पर निर्भर नहीं करता है। इट मीन्स लिगेंड क्षेत्र चाहे स्ट्रॉन्ग हो और चाहे वीक, विन्यास हमेशा समान रहेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि धातु के साथ में चाहे हम दुर्बल लिगेंड जोड़ें और चाहे हम प्रबल लिगेंड जोड़ें, CFSE के मान समान ही आएंगे इस केस में जो विन्यास। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि देखिए, ये विन्यास रखने वाले वल्गित धातु आयन, आइसोलेट धातु आयन का वही विन्यास होता है जो संकुल में होता है। अर्थात संकुल में उतना ही मैग्नेटिज्म पाया जाएगा जितना कि आइसोलेट मेटल आयन में होगा। या हम दूसरे वर्ड्स में, अब सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के मान मेटल आयन के होते हैं, जितने मान मेटल आयन में होते हैं उतने ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के मान जो है उस धातु आयन के संकुल में होंगे। अब ये दो चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि ये जो D1, D2 और D3 और D8 और D9 और D10 विन्यास रखने वाले संकुलों में देखिए लिगेंड का कोई प्रभाव नहीं होगा। और दूसरा, इनके मैग्नेटिक मान जो है आइसोलेट मेटल आयन के ही समान होंगे। अब हम यहाँ पर जो है इसके एग्जांपल्स लेते हैं जिनमें D1 विन्यास है और D2 विन्यास है और D3 विन्यास है और D8 विन्यास है, D9 विन्यास है और D10 विन्यास है। देखिए, हम जो नोट्स में देख लिया, D1 विन्यास में T2G के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, EG के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है वो T2 में भरा है क्योंकि इसकी एनर्जी लोअर है। जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें है D1 विन्यास के अंदर, T2G के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी CFSE का मान कोई ये एवरेज एनर्जी से
T2G की एनर्जी माइनस 0 पॉइंट घटती है। तो इसलिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के लिए इसमें CFSE का मान जो है डेल ओ का मान जो है माइनस 0.4 मल्टीप्लाई 1 हुआ, इसलिए इसका मान आया माइनस 0.4 डेल ओ। D2 विन्यास के अंदर दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो है T2G के अंदर भरेंगे, तो इसका जो CFSE का जो मान है वो आया 0.8 डेल ओ, मतलब 0.4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 डेल ओ यहाँ पर आ गया। डिटो यहाँ पर हम नेक्स्ट ले रहे हैं D3 विन्यास रखने वाले कॉम्प्लेक्स में, तो देखिए तीनों ही इलेक्ट्रॉन T2G के अंदर भर गए यहाँ पर। तो इसके अंदर जो है CFSE का मान माइनस 0.4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 1.2 डेल ओ यहाँ पर आए। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जो एग्जांपल ले रहे हैं वो D8 विन्यास वाले कॉम्प्लेक्स है। तो देखिए D8 विन्यास वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या करेंगे कि देखिए सबसे पहले हमने जो है चाहे वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो प्रबल लिगेंड, सबसे पहले T2G में एक इलेक्ट्रॉन भरा, फिर उसके बाद में EG में इलेक्ट्रॉन जाएगा। देन उसके बाद में आप T2G से पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तब T2G से पेयरिंग स्टार्ट करेंगे तो T2G कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन बनेंगे और EG के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो जब हम इस कॉम्प्लेक्स के अंदर CFSE का मान कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन T2G में है तो माइनस 0.4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन किस में है EG कक्षक में है तो प्लस 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो हो गया डेल ओ प्लस 3 पाई यहाँ पर इसलिए लगाया है कि यहाँ पर A पाई फॉर्मूला था, अपन ने फॉर्मूला देखा था, तो A की जगह यहाँ पर 3 लगाया। 3 इट मीन्स इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो T2G में है, तो 3 पाई। इट मीन्स इस D8 विन्यास रखने वाले कॉम्प्लेक्स में चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड जोड़े चाहे वीक लिगेंड जोड़े, इसका CFSE का मान माइनस 1.2 डेल ओ, या आप दूसरे वर्ड में माइनस 1.2 डेल ओ प्लस 3 पाई होगा। D9 कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले कॉम्प्लेक्स अगर हम लेंगे, चाहे उसमें वीक लिगेंड जोड़ा हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जोड़ा हो, तो इस केस के अंदर क्या होगा कि जो है 6 इलेक्ट्रॉन तो T2G के अंदर भरेंगे, देन उसके बाद में जो है 3 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं वो EG में भर जाएंगे। इट मीन्स इस कॉम्प्लेक्स का अगर CFSE का मान निकालेंगे तो माइनस 0.4 इंटू 6, क्योंकि T2G में 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 0.6 इंटू 3 क्योंकि EG में 3 इलेक्ट्रॉन है, और डेल ओ प्लस 4 पाई इसलिए क्योंकि इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर 4 है। इट मीन्स इसका CFSE का जो मान है वो आएगा माइनस 0.6 डेल ओ प्लस 4 पाई। अगर हम D10 कॉन्फ़िगरेशन वाले लें तो D10 कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले मेटल आयन का कॉम्प्लेक्स के अंदर जो होगा, जब उसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे D कक्षक में तो 6 इलेक्ट्रॉन T2G में भर गए और 4 इलेक्ट्रॉन EG में, इट मीन्स फुल फिल्ड है। इसलिए जब इसका CFSE का मान कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर तो देखिए माइनस 0.4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो यहाँ पर दोनों के मान माइनस जो है 0 आएगा, और यहाँ पर डेल ओ 0 मतलब क्रिस्टोफर स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान आएगा 0 प्लस 5 पाई, इसलिए यहाँ पर कि इसके अंदर 5 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो कि नोट्स में क्लियर कट यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस प्रकार से ये जो चित्र बना है, इस चित्र में अष्टफल की संकुल जिनमें धातु या धातु आयन का D1, D2, D3, D8, D9, D10 विन्यास है, उनमें इलेक्ट्रॉन का वितरण और CFSE के मान यहाँ पर कैलकुलेट किए गए हैं, जो कि बदलते नहीं हैं लिगेंड बदलने पर, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो और चाहे लिगेंड यहाँ पर वीक हो। अब देखिए यहाँ पर हम वो कॉम्प्लेक्स लेंगे, वो अष्टफल की कॉम्प्लेक्स लेंगे जिनमें धातु या धातु आयन का जो विन्यास है वो D4, D5, D6 या D7 है ना, यही बचे हमारे पास में। तो इन कॉम्प्लेक्सों के अंदर हम CFSE की गणना करेंगे। देखिए इसमें क्या होगा, इस प्रकार के कॉम्प्लेक्सों के अंदर क्या होगा कि ये ध्यान रखना, इस बात इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स में CFSE के जो मान हैं और मैग्नेटिक मोमेंट के जो मान हैं वो लिगेंड की नेचर पर डिपेंड करेंगे। अगर हम कॉम्प्लेक्स के अंदर वीक लिगेंड जोड़ेंगे तो CFSE के मान अलग आएंगे और मैग्नेटिक मोमेंट के मान भी अलग आएंगे, और अगर हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड जोड़ेंगे तब भी CFSE और मैग्नेटिक मोमेंट के मान अलग आएंगे। तो इसको हम डिटेल से यहाँ पर समझ रहे हैं। देखिए क्या होगा,
D4, D5, D6 और D7 विन्यास रखने वाले कॉम्प्लेक्स में 3 इलेक्ट्रॉनों द्वारा T2G कक्षक में अर्धपूर्ण भरे जाने के बाद 3 इलेक्ट्रॉन हम T2G में भर देंगे। उसके बाद जो चौथा इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो EG में जाएगा या नहीं जाएगा, ये डिपेंड करेगा उसके साथ में कौन सा लिगेंड जुड़ा हुआ है, या उस कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। अतः 2 प्रकार के संकुल यहाँ पर बन सकते हैं। D4, D5, D6, D7 अष्टफलकीय संकुलों का विन्यास लिगेंड क्षेत्र की साम्यता पर निर्भर करता है, अर्थात प्रबल क्षेत्र लिगेंड के बने संकुलों का विन्यास दुर्बल क्षेत्र के लिगेंडों से बने संकुलों से क्या होगा, यहाँ पर भिन्न होगा। इट मीन्स प्रबल क्षेत्र के लिगेंड वाले संकुलों में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंडों में क्या होगा, डेल ओ ग्रेटर देन पाई दैट इज द युग्मित इलेक्ट्रॉन का मामला है यहाँ पर। और जबकि वीक लिगेंडों से बने संकुलों में डेल ओ जो है लेस देन होगा पाई, या पाई इज ग्रेटर देन डेल ओ। ये प्रबल क्षेत्र के लिगेंड से बने संकुलों में डेल ओ का मान यहाँ पर इसको ये होगा। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि अगर मान लिया जाए डेल ओ का मान ज़्यादा है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा स्तर के EG कक्षकों में जाने की बजाय T2G कक्षकों में ही युग्मित होना चाहिए। कहने का मतलब जिनके अंदर डेल ओ के मान ज़्यादा है या जिन कॉम्प्लेक्सों में मेटल के साथ में स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा है, वहाँ उस केस में T2G में 6 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ही EG कक्षक में 7वां इलेक्ट्रॉन जाएगा। अगर हम यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड जोड़ते हैं तो क्या होगा, क्योंकि उसमें डेल ओ का मान कम है, इसलिए T2G कक्षक जो है अर्धपूर्ण भरने के बाद में, हाफ फील्ड भरने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन चौथा इलेक्ट्रॉन है वो EG कक्षक में जाएगा, और EG कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद फिर T2G कक्षक से इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर युग्मन होगा। इस प्रकार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के युग्मन के लिए ज़्यादा वजन देने पर आते हैं। अष्टफलकीय दुर्बल क्षेत्र, अष्टफलकीय प्रबल क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चुंबकीय आघूर्ण और क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा के मान जो है वो अलग अलग होंगे, जो कि टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 में यहाँ पर प्रदर्शित है। टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 में प्रदर्शित। देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, देखिए इस टेबल नंबर 1 को आप ध्यान से देखें। इसमें देखिए हमने धातु आयन में D इलेक्ट्रॉन की संख्या ली है, दिखाया इसमें D1 से लेकर के D10। अब D1 से D3 और D8, D9, D10 में तो कोई प्रश्न ही नहीं यहाँ पर उठता नहीं है। अब दूसरा वो तो सेम रहेगा यहाँ पर, चाहे आप दूसरा इस टेबल में हमने क्या किया कि इसमें दुर्बल क्षेत्र मतलब वीक लिगेंड जोड़ा है यहाँ पर, तो वीक लिगेंड जोड़ने पर हमने CFSE के मान कैलकुलेट किए हैं और मैग्नेटिक मोमेंट के मान यहाँ पर, चुंबकीय आघूर्ण के मान यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं। तो देखिए चाहे हमारा वीक लिगेंड जुड़ा हो या वीक फील्ड हो और चाहे हमारा स्ट्रेंथ फील्ड हो, वो हम ऑलरेडी क्लियर चुके हैं। D1, D2, D3, D8, D9, D10 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें जो इस पर यहाँ पर अटेंशन देना है वो इस पर देना है कि हमने चूँकि स्टेबल नंबर में वीक फील्ड दिया है यहाँ पर, या मेटल के साथ में हमने वीक लिगेंड जोड़ा है। तो देखिए यहाँ पर जो D4 विन्यास जैसे ही आया, तो D4 विन्यास में चूँकि वीक लिगेंड यहाँ पर जुड़ा है तो T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन भरे और चौथा इलेक्ट्रॉन हमने किस में भेजा है यहाँ पर, EG के अंदर। ध्यान देना यहाँ पर हम चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें T2G में नहीं भर रहे यहाँ पर। क्यों नहीं भरे, क्योंकि इस मेटल आयन से वीक लिगेंड यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसलिए T2G और EG का गैप कम है या डेल ओ का मान कम है, इसलिए 4th इलेक्ट्रॉन EG में गया। तब जाकर के इसकी हमने अगर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू CFSE की वैल्यू कैलकुलेट की तो वही फॉर्मूला जो हमने पहले कैलकुलेट किया है, तो -0.6 डेल ओ यहाँ पर आया। और मैग्नेटिक मोमेंट के मान μs बराबर √n+2 फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट पहले ही पढ़ चुके हैं, तो उससे किया। तो इसमें चूँकि 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट का है 4.9। इसी तरीके से D5 विन्यास में देखिए 3 इलेक्ट्रॉन T2G में भर दिए, उसके बाद में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर EG में चले गए। तो और फिर इसमें
जब हमने CFSE के मान कैलकुलेट किए तो 0 आएगा इसमें, नो डाउट इसमें यहाँ पर 0 आएगा। और मैग्नेटिक मोमेंट के मान इसमें, चूंकि इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5.92 आ। जब हमने D6 विन्यास लिया तो देखिए 3 इलेक्ट्रॉन T2 में भरे, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन हमने EG में भरे, वीक फील्ड है यहाँ पर, वीक लिगेंड है यहाँ पर, और फिर पेयरिंग हमने कहाँ से स्टार्ट की है, D6 विन्यास में T2G से। तो जो एक इलेक्ट्रॉन आया है, 5 इलेक्ट्रॉन एक एक भरने के बाद में, वो T2G में पेयरिंग करा दी। तो इसमें फिर इसका हमने जो है CFSE के मान यहाँ पर कैलकुलेट किए तो -0.4, उसी फॉर्मूले से हमने जो पहले कैलकुलेट किया उसी से कर लेंगे अपन। प्लस पाई, एक पाई यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है 1। मैग्नेटिक मोमेंट का मान इसका 4.9 आया क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है D6 विन्यास में कितना है, 4। इसी प्रकार से हम D7 में देखते हैं यहाँ पर। तो D7 में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन पहले हमने T2G में भरा एक, फिर 2 इलेक्ट्रॉन EG में भरा, फिर उसके बाद T2G से हमने पेयरिंग किया है यहाँ पर, तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन से पेयर हो गया। तो इस प्रकार से इसका डेल O का मान आया -0.8 प्लस 2 पाई, क्योंकि यहाँ 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर D7 के अंदर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट के मान आए यहाँ पर 3.87, जैसा कि टेबल नंबर 1 में पूरी पॉइंट यहाँ पर क्लियर है। अब हम इसी क्रम में हम ले रहे हैं यहाँ पर टेबल नंबर 2। देखिए इस टेबल नंबर 2 और टेबल नंबर 1 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेटल का सेम है D1 से D10, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, हमने जो है मैग्नेटिक मूवमेंट को, वही हमने मैग्नेटिक मूवमेंट के मान यहाँ पर कैलकुलेट करें, CFSE के मान कैलकुलेट करें, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर मेटल के साथ में हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड, या हम दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं प्रबल लिगेंड जोड़ा है यहाँ पर। तो देखिए D1, D2, D3, D8, D9, D10 में तो सेम के वैल्यूज है, कोई फर्क नहीं है यहाँ पर, इस पर कोई लिगेंड का इफेक्ट नहीं। लेकिन D4 विन्यास, D5 विन्यास, D6 विन्यास और D7 विन्यास के जो मैग्नेटिक मूवमेंट के मान हैं, CFSE के मान हैं, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में वीक फील्ड से बिल्कुल अलग है। जैसा कि टेबल में दोनों कंपेयर कर लीजिए आप। देखिए जैसे D4 विन्यास में क्या किया आपने, स्ट्रॉन्ग लिगेंड मेटल से जुड़ा हुआ है। तो देखिए जो T2G कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में हमारा जो 4th नंबर का इलेक्ट्रॉन है वो EG में नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर CFSE के मान जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ने से डेल का मान यहाँ पर ज़्यादा है। तो एक जो इलेक्ट्रॉन हमारा था वो T2G के अंदर इसकी पेयरिंग हो गई, इट मीन्स EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया। तो यहाँ पर CFSE के मान आए -0.6 डेल O और पाई, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और मैग्नेटिक मोमेंट के मान आए 2.3। अगर इसी D4 को हम वीक फील्ड से कंपेयर करें तो देखिए वहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट का मान था 4.9 और यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट का मान है जो है कितना है, जो है 2.83, क्योंकि यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है और वहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4। फिर हमने D5 कॉन्फ़िगरेशन लिया। तो देखिए D5 में भी T2G के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने, EG में नहीं गया क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, या मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिया, इसलिए T2 EG का गैप ज़्यादा है। D6 और फिर इसका मैग्नेटिक मोमेंट का मान भी कैलकुलेट कर लिया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और CFSE के मान भी हमने कैलकुलेट कर लिए, यहाँ पर 2.0 डेल 0 2 पाई यहाँ पर आया। D6 विन्यास के अंदर आप देखिए D6 विन्यास के अंदर T2G के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भर दी, EG टोटली खाली है यहाँ पर। अब चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसलिए इसमें नहीं है, इसलिए इसमें मैग्नेटिक मोमेंट के मान भी यहाँ पर क्या है, 0 यहाँ पर आए, और जो है इसका डेल O का मान या CFSE का मान -2.4 यहाँ पर आया है, -2.4। D7 विन्यास में अगर आप देखेंगे तो अब देखिए T2G कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भर चुके हैं। फिर अब क्या है कि T2G EG का गैप ज़्यादा, लेकिन 7th इलेक्ट्रॉन अब EG में ही जाएगा, और कोई हमारे पास में चारा ही नहीं है यहाँ पर, या इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता भाई। T2G बनने के बाद में फुलफिल्ड होने के बाद EG में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो ये जो EG में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इस प्रकार से इसका मैग्नेटिक मोमेंट का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से 1.73 आया, और इसमें CFSE के मान -1.8 डेल 0 प्लस 3 पाई इसलिए क्योंकि 3 जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें। तो यहाँ पर हमने वे कॉम्प्लेक्स जिनमें D5, D6, D7, D4, D5, D6, D7 विन्यास है, उन कॉम्प्लेक्सों में मेटल के साथ हमने वीक लिगेंड जोड़ा या वीक फील्ड से कैलकुलेट किए CFSE की वैल्यू और डेल O उसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू, और स्ट्रॉन्ग फील्ड या स्ट्रॉन्ग लिगेंड जोड़ करके हमने CFSE की वैल्यू और मैग्नेटिक मोमेंट के मान कैलकुलेट किए जो बिल्कुल अलग हैं। तो
कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह बच्चों कि जो D4, D5, D6 और D7 जो विन्यास रखते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल या मेटल आयन, उनमें दो बिंदु यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। ये कंक्लूजन इसका निकल रहा है। देखिए, एक तो ये है कि इन कॉम्प्लेक्सों के अंदर जो है विन्यास जो है लिगेंड क्षेत्र की सामर्थ्यता पर निर्भर करता है। इट मीन्स लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, उसके ऊपर मैग्नेटिक मूवमेंट के मान और उसी के ऊपर CFSE के मान यहाँ पर डिपेंड करेंगे, जैसा कि टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 में क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर हम इस विन्यास के साथ हम वीक फील्ड संकुलों का विन्यास वैसा ही है जैसा कि विलगित धातु आयन का है, अतः संकुलों में उतना चुंबकत्व या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाया जाएगा जितना विलगित धातु आयन में होगा, परंतु प्रबल क्षेत्र संकुलों का विन्यास विलगित धातु आयन से भिन्न होता है, अतः संकुलों का अनुचुंबकत्व विलगित धातु आयन के अनुचुंबकत्व से भिन्न होगा। या दूसरे वर्ड्स में मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि देखिए, जब हम D4, D5, D6 और D7 विन्यास के साथ हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगाते हैं, तो जो मेटल आयन का सेपरेट या आइसोलेट मेटल आयन का जो मैग्नेटिक मूवमेंट का मान है वो कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक मूवमेंट के मान से टैली नहीं होगा, बिल्कुल अलग होगा। इसको आप यहाँ एग्जाम्पल में दे रखा, क्लियर कट आप समझ रहे हैं। कहने का मतलब है हम विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स लेते हैं, उन कॉम्प्लेक्सों में स्ट्रॉन्ग लिगेंड, उन कॉम्प्लेक्सों में मेटल या मेटल आयन के साथ में स्ट्रॉन्ग लिगेंड जोड़ेंगे, वीक लिगेंड जोड़ेंगे और उसकी CFSE की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये पूरे इस लेक्चर्स के अंदर आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ये जो क्वेश्चन है CFSE की वैल्यू कैलकुलेट कराना या मैग्नेटिक मूवमेंट के मानों को कैलकुलेट कराना, ये आप जो है आप लोगों से यहाँ पर जो है एग्ज़ाम के अंदर ये पूछा जाता है। अब ये इस लेक्चर में हमने CFSE की वैल्यू और ये वैल्यूज़ कैसे चेंज होती है इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, पूरा नोट्स में लिखा हुआ है, आपको समझने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। आप आई होप आपको समझ में आया होगा और इसमें आप क्वेश्चंस करके देखना, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थैंक यू। डॉक्टर HS गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा।